MCQ number 1. Tuning of a radio is an example of ट्यूनिंग ऑफ रेडियो होती किस तरह है। देखें, रेडियो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसके अंदर ये नॉब लगी होती है जिसको हम रेगुलेटर भी कहते हैं, जिस तरह पंखे का रेगुलेटर राइट लेफ्ट कर रहे होते हैं। इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं। ये क्यों चेंज कर रहे होते हैं? क्योंकि डिफरेंट जो रेडियो स्टेशन होते हैं, जिस तरह FM 100, FM 99, FM 11, वो डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर भेज देते हैं अपने साउंड्स को। तो मिसाल के तौर पे ये एक रेडियो स्टेशन है, ये 87.5 हर्ट्ज़ के ऊपर भेज रहा है। कोई और रेडियो स्टेशन है 101.5। तो हमने जिसकी आवाज़ को सुनना है हम उसके ऊपर ट्यून कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे 87.5 को ट्यून किया अपना सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को ट्यून किया 87.5 पे, तो वो सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को पिक करता है। आप ज़रा ये जुमला पूछें, पढ़ लें ज़रा। एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही हो, एंटर्स इनटू रेजोनेंस, रेजोनेंस में दाखिल हो जाती है। व्हेन इट फील्स, जब वो महसूस करती है इट्स ओन साउंड। अब ये देखें, इसकी साउंड का लेवल क्या था? 87.5 हर्ट्ज़। जब इसको वो वाली साउंड यहाँ पे मिलती है तो उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है इसके अंदर का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब इसको रेगुलेट किया जाए, और एनर्जी सारी की सारी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसके अंदर कौन सा सर्किट है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का सर्किट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटिंग सर्किट। सो सी इज़ द आंसर। 2. The heating and cooking of food evenly by microwave oven is an example of। ये देखें, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जाती हैं, ठीक है, जो कि इमिट करता है माइक्रोवेव ओवन, और फिर वो एब्जॉर्ब किस में हो जाती हैं? जो भी चीज़ अंदर पड़ी हो, उस हर दुनिया की हर चीज़ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स तो होते हैं खाने पीने की चीज़ों में, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराते हैं, ऐसे ऐसे हिला रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हीट अप हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और रिजल्टेंटली जो खाना, जिस चीज़ के अंदर वो पानी होता है, वो भी हीट अप हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको वाइब्रेट कराती हैं, यानी रेजोनेट करवाती हैं, रेजोनेंस क्रिएट कराती हैं, क्योंकि पानी की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है, उसी के ऊपर माइक्रोवेव्स जाके उसको रेजोनेट करवाती हैं। सो बी इज़ द आंसर। 3. The time period of the same pendulum, यानी वही पेंडुलम एट कराची एंड मरी आर रिलेटेड एज, इनका क्या रिलेशन होगा? देखें जी, टाइम पीरियड की वैसे तो इक्वेशन या फार्मूला ये है, इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L/G। अब कराची के अंदर उसको हम लोग GK कह देते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, लेंथ तो फिक्स है, वही है पेंडुलम है, एग्जैक्टली वही पेंडुलम उठा के हम कराची लेके जा रहे हैं, वही उठा के मरी लेके आ रहे हैं। तो मरी के अंदर उसका हम लोग कर देते हैं G की वैल्यू GM लिख देते हैं, क्योंकि दोनों जगहों पे G की वैल्यू थोड़ा सा फ़र्क होगा। और यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा TK इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, और यहाँ पे फार्मूले का हम लिख देते हैं TM, यानी मरी में टाइम पीरियड क्या होगा? इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L/GM। अब देखने की चीज़ ये है कि यहाँ पे ग्रेटर होती है G की वैल्यू साहिल समंदर पर, क्यों? और यहाँ पे स्मॉलर होती है मरी में, क्यों? इस चीज़ को समझें। देखें, जिस तरह ज़मीन है, ये इसके पोल्स हैं और ये इक्वेटर है। आपको होता है ज़मीन थोड़ी सी ऊपर से और नीचे से चिपटी होती है, यहाँ पे रेडियस ज़मीन का कम है, तो यहाँ पे जितना ज़मीन के सेंटर से करीब होगी ऊपर वाला हिस्सा, तो वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट कर रही होगी। जितना ज़मीन से दूर जाते जाएंगे और चांद पे चले जाएंगे जिस तरह, तो ग्रेविटी स्मॉल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह पहाड़ को देख लें, पहाड़ ज़मीन के सेंटर से दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे G की वैल्यू स्मॉलर होती जाती है, और जितना सतह समुंदर के करीब जाएं तो G की वैल्यू ग्रेटर होती जाती है। इस लिहाज से आप देखें, अब अगर G के यहाँ पे ग्रेटर है तो T की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉलर होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे G की वैल्यू स्मॉलर है तो T की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि TK इज़ लेसर देन TM। C इज़ द आंसर। Number 4. In an isolated system, the total energy of vibrating mass and spring। ये मैंने आपको इसकी पूरी एक डेरिवेशन भी कराई थी। ये देखें, ये स्प्रिंग है, ये इसके साथ मास है इसकी ओरिजिनल पोजीशन में। इसको जब हम खींच के इसकी एक्सट्रीम पोजीशन लेकर आते हैं, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस ज़ीरो। जब इसको रिलीज़ करते हैं और ये अपनी मीन पोजीशन, यानी ये 0 पॉइंट से गुजरने वाली होती है, तो उस टाइम पे सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होती है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन टोटल एनर्जी उतनी ही रहती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। डी इज़ द आंसर। 5. While deriving the equation of time period,
यानी जब टाइम पीरियड की इक्वेशन डिराइव कर रहे हो किस वाले के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए, स्प्रिंग वाले के लिए नहीं, विच क्वांटिटी शुड बी केप्ट स्मॉल। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक डेरिवेशन करा के दी थी। अब ये देखें, टाइम पीरियड के अंदर जो सिंपल पेंडुलम को हो, जी भी फिक्स्ड होती है, एल भी फिक्स्ड होता है, और क्या चीज़ बाकी रह जाती है, फिर तो देखें यहाँ से आपने मास भी फिक्स होता है, जिस चीज़ को आपने बांधा है वो चीज़ तो फिक्स ही रहेगी। तो आपके पास एक ही चीज़ है कि आप यहाँ से उठा के कितना दूर लेके जा सकते हैं, यानी एम्पलीट्यूड। और यही मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था कि एम्पलीट्यूड को कम रखें ताकि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन रहे और ये यूं यूं जाए तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें समझ आ सके। लिहाजा एम्पलीट्यूड को नहीं छेड़ना होता। वैसे भी आप देखें इक्वेशन के अंदर लेंथ कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मास भी जो एक दफ़ा लगा दिया तो वो तो लगा हुआ ही है, तो आपके हाथ में सिर्फ इसको दाएं बाएं करना ही है, यानी एम्पलीट्यूड ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं, तो इसको छोटा रखना होगा। 6. If the time period of oscillation of mass m suspended from a spring is 2 सेकेंड, यानी मास स्प्रिंग वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। तो अगर मास 4 टाइम्स हो जाए, 4m हो जाए, तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे सवाल अक्सर बोर्ड में आते होते हैं। ये देखें, एक मास है जो कि स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। अगर मास 4 टाइम्स कर दिया जाए, 4m हो, तो अब टाइम पीरियड कितना होगा। इस टाइम पीरियड को हम नाम देते हैं टी प्राइम। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई, स्प्रिंग के अंदर देखें लफ्ज़ मैंने याद रखा है आपको, टाइम। टाइम में लफ्ज़ एम आ रहा होता है, यानी अंडर द रूट एम ऊपर आएगा और के नीचे आएगा, पहले एम आएगा। ये एक याद करने का सिर्फ तरीका है। अब हमारा टाइम पीरियड जो सिंपल इस पेंडुलम का है उसके अंदर एम आ रहा है, कैपिटल एम इसका नाम दिया हुआ है इन्होंने मास का, तो टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई अंडर द रूट कैपिटल एम ओवर के, और इसकी वैल्यू कितनी उसने बताई है, 2 सेकेंड, यानी ये 2 सेकेंड के बराबर है ये टर्म। अब हम अपने टाइम पीरियड टी प्राइम जो हम लोगों ने मालूम करना है उसकी तरफ आते हैं। तो टी प्राइम कितना होगा, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट क्या आएगा, यहाँ पे m था तो यहाँ पे 4m हो जाएगा, अंडर द रूट 4m ओवर के। अब देखें ये जो 4 है, 2 पाई तो हमने एज इट इज लिख दिया, ये जो 4 है अंडर द रूट 4 मतलब बाहर क्या आ जाएगा 2, और अंडर द रूट क्या रह जाएगा m ओवर के। ये चीज़ अच्छी से समझ लें, क्योंकि कभी कभार अंदर से बाहर लेके जाना होगा और कभी बाहर से अंदर लेके आना होगा। अभी हम लोग अंदर से बाहर लेके गए तो स्क्वायर रूट कर लिया है तो बाहर 2 आ गया। अभी ये देखें, इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ बन रही है। हम लोग ब्लू वाले 2 को बाहर निकाल लेते हैं जो यहाँ से अंदर से बाहर आया है, और बाकी 2 पाई अंडर द रूट कैपिटल M ओवर के, जो कि हमारे इस वाले स्प्रिंग का भी टाइम पीरियड था, और इसकी वैल्यू हमें क्या मालूम है, 2 सेकेंड। तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो इस वाले का टाइम पीरियड हो जाएगा 4 सेकेंड। क्वेश्चन 7 बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सवाल है 6 से, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लेकिन इस दफ़ा सिंपल पेंडुलम की बात आ गई है, इस 2 सेकेंड्स कि ये वाला एक सिंपल पेंडुलम है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 सेकेंड, और इसकी लेंथ हम लोग नाम दे देते हैं L। इफ़ इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, यानी अगर लेंथ बड़ी कर दी जाए, 4 गुना कर दिया जाए इस पेंडुलम के साइज़ को, 4L कर दिया जाए, तो अब टाइम पीरियड इतना कितना होगा, टी प्राइम हम लोग उसको नाम दे देते हैं। अब इस केस में देखें टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग वाले में तो था 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, इसमें होता है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी, और इसकी वैल्यू उसने हमें क्या बताई है कि कितनी है, 2 सेकेंड्स। जब इधर हम लोग आते हैं इस वाले का, तो इस वाले का नाम है टी प्राइम। टी प्राइम हम लोगों ने नाम दिया है इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी होगी है 4 टाइम्स, तो अंडर द रूट 4L ओवर जी। अब बिल्कुल उसी तरह ये 4 अंडर है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 4 से आंसर आ जाता है 2, इसको मैंने ब्लू में लिख दिया ताकि पता लगे यहाँ से आया है, और अंदर रह गया अंडर द रूट L ओवर जी। अब इस ब्लू वाले 2 को बाहर रखते हैं, और बाकी ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट L ओवर जी, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है 2 सेकेंड, यानी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो लेंथ को 4 टाइम्स किया है तो टाइम पीरियड ट्वाइस हो गया, 4 सेकेंड हो गया, पहले 2 सेकेंड था 4 सेकेंड हो गया। क्वेश्चन 8, टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेशन। स्प्रिंग ऑसिलेशन वाला तो आपको पता है टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के होता है, तो अब लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो हमने क्या करना होगा, रिड्यूस द मास, क्वाड्रुपल द मास, यानी मास के साथ छेड़छाड़ करनी है। तो अब देखें ये एक स्प्रिंग है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है
हम लोग क्या देते हैं, एफ है, हम लोगों ने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को 2f बनाना है, ट्वाइस करना है, तो उसको हम नाम देते हैं एफ प्राइम। अभी देखें टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, जो स्प्रिंग के केस में हमने टाइम एम आ रहा होता है 2 पाई अंडर द रूट m/k। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमने तो फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की जगह ये वाली चीज़ लिख लेते हैं पूरी, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट m/k। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे अंडर द रूट m रहेगा, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है जब ये ऊपर जाएगा तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये शक्ल बन जाएगी f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट k/m। उम्मीद है ये समझ आ रही होगी, ये बड़े अच्छे से समझ लें क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन लाजमी आ रहे होते हैं इस किस्म के। अब ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस करना है, तो हम f प्राइम इज इक्वल टू 2f करते हैं। अब ये f की जगह हम लोग ये सारी वैल्यू डालते हैं, 2 टाइम्स f की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट k/m। अब देखें पहले मैंने आपको बताया था अंदर से बाहर आया है तो अंडर द रूट लगाया गया है। अभी ये बाहर से हम लोग अगर अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे इसको, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट k/m, इसको अंदर लेके आना है तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, इसी को सही से समझना है। अभी हम लोगों ने मास का बताना था कि मास के साथ क्या होना है, तो ये देखें जो 4 जो है न्यूमरेटर में है, अगर ये डिनोमिनेटर के साथ हम लोग कुछ करेंगे तो ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट इधर तो नहीं आ सकता ना, तो इसको हम लोग ले जाते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट k/m एज इट इज़ लिखा है। जब 4 नीचे आया तो ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला जाता है क्योंकि न्यूमरेटर से आ रहा है। इसी तरह जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ हो तो वो न्यूमरेटर में चली जाती होती है। तो अब आप ये देखें हम लोगों ने मास के साथ क्या किए, मास डिवाइडेड बाय 4, ये वाली ऑप्शन है, रिड्यूस द मास टू 1/4, यानी m डिवाइडेड बाय 4 का मतलब होता है 1/4 मल्टीप्लाई बाय m। क्वेश्चन 9, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, ताकि रिस्टोर कर सके स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन की तरफ। ये इसके ऊपर भी मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई है, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब इसको पूरा खींच लेते हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो एंड पे होती है एक्सट्रीम पे, काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे कोई नहीं होती। ठीक है, तो सवाल दोबारा देखें, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, ये देखें नज़र आ रहा है, यही आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, हाफ में तो कम होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्रॉसिंग मीन पोजीशन पे तो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ही नहीं, ज़ीरो होगी, और एट रेस्ट पे भी नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम। और ये गुलेल से समझें कि गुलेल को जब खींचते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, और रिस्टोरिंग फोर्स जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस रिस्टोर कर लेगा रबड़ बैंड को अपनी तरफ। क्वेश्चन 10, टू स्प्रिंग्स और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज। डायग्राम बना लेते हैं, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है K1, दूसरा भी सीरीज़ में लगा दिया, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है K2, और साथ में एक मास लग गया। ठीक है, अब इनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K इफेक्टिव जिसको नाम दे देते हैं, वो आप समझें हुक्स लॉ से कि किसी भी एक स्प्रिंग के लिए जिसका कांस्टेंट हो K स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसका होता है F इज इक्वल टू KX, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई के, यानी कि उसको कितनी डिस्प्लेसमेंट मिल सकती है अलहदा एक स्प्रिंग को, x इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई के। तो डिस्प्लेसमेंट जो इन दो स्प्रिंग्स की अलहदा अलहदा होगी उनको हम नाम दे देते हैं x1 और x2, और उनकी जो सम होगा वो होगा इनका कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट। जब इसको खींचेंगे तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट का जो सम होगा वो एक नई डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा x। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, f डिवाइडेड बाई K1, क्योंकि फोर्स तो दोनों को एक ही लग रही है, और x2 की वैल्यू क्या होगी, f डिवाइडेड बाई K2। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डिवाइडेड बाई K इफेक्टिव, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, यहाँ पे f डिवाइडेड बाई K1 प्लस f डिवाइडेड बाई K2। इधर से आ जाएँ तो इनमें से f कॉमन निकल रहा है और अंदर क्या बच रहा है, 1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई K2, और यहाँ पे f डिवाइडेड K इफेक्टिव। तो f है और f आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस दो दफ़ा लिखा गया, इसको सेंटर में होना चाहिए था, जल्दी में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो अभी इसको रीअरेंज करें, 1 डिवाइडेड बाई K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई K2। अब हमने क्या करना है, इनका LCM ले लेंगे, नीचे आ जाएगा K1 K2, ऊपर अभी यहाँ पे देखें आ जाएगा K2 प्लस K1,
चलते हैं के इफेक्टिव को अगर इधर लें और यहाँ से इन वालों को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। करके देखते हैं, K1 K2 उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, K2 प्लस K1 इधर आएगा, नीचे आ जाएगा, और ये के इफेक्टिव उस साइड पे चला जाएगा ऊपर। तो के इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, ये K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K1। ये हमारे पास इस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी सूरत में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।